नमस्कार दोस्तों। कॉन्कॉर्ड जैसे सबसे बेमिसाल प्लेन को, जो सबसे तेज पैसेंजर जेट था, इसको क्यों बंद करना पड़ा? किस वजह से रशिया की तरफ से ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक बड़ी लड़ाई की धमकी दी गई है? क्या राफेल में ब्रह्मोस मिसाइल भी लगाई जा सकती है? इन्हीं सवालों की डिटेल्स जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सत्य प्रकाश जी का सवाल है कि कॉन्कॉर्ड जैसे बेमिसाल प्लेन को क्यों बंद कर दिया गया? दोस्तों, कॉन्कॉर्ड ब्रिटिश गवर्नमेंट और फ्रेंच गवर्नमेंट का एक कंबाइंड प्रोजेक्ट था। पहली बार कॉन्कॉर्ड 1969 में उड़ा और इसकी कमर्शियल फ्लाइट 1976 में शुरू की गई और 2003 यानी कि 27 वर्षों तक ऑपरेट करने के बाद इन्हें पूरी तरह से हटा दिया गया। ज्यादातर कमर्शियल एयरलाइन एयरक्राफ्ट की स्पीड 700 किलोमीटर पर आवर तक होती है। यह पहला एक पैसेंजर एयरक्राफ्ट था जो 2200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ता था, यानी साउंड की स्पीड से भी 2 गुना तेज। इस स्पीड पर तो कुछ गिने चुने फाइटर जेट्स ही उड़ पाते हैं। अपने जमाने का यह बेहतरीन इंजीनियरिंग का नमूना था और लोगों की ख्वाहिश होती थी कि एक बार जरूर कॉन्कॉर्ड में बैठना है। यह अपने जमाने के सभी एयरक्राफ्ट से ज्यादा एडवांस्ड, ज्यादा तेज था। इसमें बैठना प्रेस्टीज यानी कि सम्मान की बात माना जाता था, फिर भी इसे बंद कर देना पड़ा। इन्हीं कारणों को जानते हैं। पहला कारण था तेल की कीमतें। जब कॉन्कॉर्ड को बनाया गया था तब तेल की कीमतें काफी कम थी, पोल्यूशन को लेकर भी ज्यादा बात नहीं होती थी। लेकिन बाद में तेल की कीमतें बढ़ती गई, इससे लगातार कॉन्कॉर्ड की टिकटों की कीमत भी बढ़ती जा रही थी, जो लगातार लोगों को इससे दूर करती गई। कॉन्कॉर्ड के 4 इंजन बेहद ज्यादा तेल का इस्तेमाल करते थे। इससे शोर भी बहुत ज्यादा होता था और स्मोक भी काफी निकलता था। लोग इसके खिलाफ काफी सारी बातें करने लगे थे और अपने अपने देश की गवर्नमेंट के ऊपर दबाव बना रहे थे कि इसे अपने देश में नहीं आने दें। दूसरा बड़ा कारण था सोनिक बूम। जब यह फाइटर जेट बना था तो ज्यादातर लोग सोनिक बूम को नहीं जानते थे। जब भी कोई एयरक्राफ्ट साउंड की स्पीड यानी लगभग 1240 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा की स्पीड पर उड़ता है तो एक सोनिक बूम जनरेट होती है। इससे एक जोरदार धमाके की आवाज आती है और आस पड़ोस के घरों की खिड़कियों के शीशे तक टूट जाते हैं। कॉन्कॉर्ड यही सोनिक बूम जनरेट करता था। इसी कारण ज्यादातर देशों ने इसे अपने एयर स्पेस में साउंड की स्पीड से कम स्पीड पर उड़ने के लिए मजबूर कर दिया। सिर्फ कुछ ही रूट थे जो समुद्र के ऊपर से जाते थे, जैसे न्यूयॉर्क से लंदन तक। सिर्फ इन्हीं रूट पर कॉन्कॉर्ड पूरी स्पीड से उड़ पाता था। जाहिर सी बात है कि जब लोग इतनी महंगी टिकट लेकर कॉन्कॉर्ड में बैठते ही इसीलिए थे कि आवाज से 2 गुनी स्पीड को महसूस कर सके। जब यही नहीं रही तो लोग कॉन्कॉर्ड से किनारा करने लग गए। तीसरा कारण था ओजोन लेयर के खराब होने का। जहां ज्यादातर पैसेंजर एयरक्राफ्ट 30,000 फीट तक की ऊंचाई पर उड़ते हैं, तो वहीं कॉन्कॉर्ड इससे 2 गुना ऊंचाई पर यानी कि लगभग 60,000 फीट पर उड़ता था। इतनी ऊंचाई पर इसके इंजनों से निकला धुआं या स्मोक उस ओजोन गैस की लेयर को खराब कर सकता था, जो हमें सूरज की घातक अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। एक और कारण जिसकी वजह से कॉन्कॉर्ड बंद हुआ वह है इसका लगातार घाटे में चलना। सिर्फ 7 ही कॉन्कॉर्ड एयरक्राफ्ट बनाए गए थे। इनकी मेंटेनेंस बेहद ज्यादा थी। ब्रिटिश और फ्रेंच गवर्नमेंट कई तरह की सब्सिडी देती थी ताकि कॉन्कॉर्ड को लगातार उड़ाया जा सके। एक खास बात यह थी कि अगर लोग कॉन्कॉर्ड में सफर करने आए हैं तो उन्हें सिर्फ कॉन्कॉर्ड ही चाहिए। किसी टेक्निकल इशू के आ जाने पर भी ये लोग कॉन्कॉर्ड के बदले किसी और एयरक्राफ्ट में बैठने को तैयार नहीं होते थे। इसी वजह से हमेशा एक दूसरा कॉन्कॉर्ड एयरक्राफ्ट स्टैंड बाय में तैयार रखना पड़ता था। इसी कारण कॉन्कॉर्ड को उड़ाए रखना घाटे का सौदा बनता जा रहा था और अंत में इसे बंद करना ही पड़ा। आखिरी और सबसे बड़ी वजह बनी वो एक्सीडेंट जिसमें कॉन्कॉर्ड के सभी पैसेंजर्स मारे गए थे। 25 जुलाई 2000 के दिन हुए इस हादसे के बाद इन्वेस्टिगेशन के लिए सभी कॉन्कॉर्ड एयरक्राफ्ट की फ्लाइट्स पर रोक लगा दी गई। 1 वर्ष बाद फ्लाइट्स तो दोबारा शुरू हो गई, लेकिन अब लोगों को कॉन्कॉर्ड की सेफ्टी पर भरोसा नहीं रहा। अब इसमें उड़ना प्रेस्टीज इशू की जगह डर का इशू बन गया और फिर 2003 में सभी कॉन्कॉर्ड एयरक्राफ्ट को रिटायर कर दिया गया। इसके रिटायरमेंट के साथ ही वो एहसास भी चला गया जो लोगों को साउंड से 2 गुना ज्यादा तेज उड़ने पर महसूस होता था।
दोस्तों अगला सवाल शुभम जी का है, जो जानना चाहते हैं कि किस वजह से रशिया की तरफ से ब्रिटिश गवर्नमेंट को लड़ाई की धमकी दी जा रही है। दोस्तों यूनाइटेड किंगडम से जुड़ी एक अपडेट है, जहां रशिया ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक बड़ी लड़ाई की धमकी दी है। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि ब्रिटिश नेवी का एक डिस्ट्रॉयर जहाज HMS डिफेंडर ब्लैक सी के उस हिस्से में पहुंच गया जो रशिया अपना बताता है। वहीं ब्रिटिश नेवी का कहना है कि उनका डिस्ट्रॉयर जहाज तो यूक्रेन के जल क्षेत्र से गुजर रहा था। यूक्रेन कभी रशिया का ही एक हिस्सा होता था, लेकिन अब यह देश रशिया से अलग होकर नेटो ग्रुप के साथ मिल जाना चाहता है। यानी अमेरिका समेत नेटो ग्रुप के देशों को रशिया के बॉर्डर के बिल्कुल नजदीक यूक्रेन में अपना बेस बनाने का मौका मिल जाएगा। रशिया इसी बात से बेहद नाराज है और कुछ समय पहले रशिया ने अपने 80,000 सैनिकों को यूक्रेन बॉर्डर के नजदीक तैनात कर दिया था। कहा जा रहा है कि ऐसा ही चलता रहा तो रशिया जल्दी ही यूक्रेन पर अटैक भी कर सकता है। कुछ वर्ष पहले रशिया ने क्रीमिया को अपने देश में मिला लिया था। रशिया के अनुसार ब्रिटिश नेवी का डिस्ट्रॉयर जहाज इसी क्रीमिया के नजदीक पहुंच गया था, यानी रशियन टेरिटरी में आ गया था। इसीलिए इस डिस्ट्रॉयर जहाज HMS डिफेंडर को वहां से खदेड़ने के लिए रशियन बॉर्डर गार्ड शिप्स के द्वारा इस पर कैनन वार्निंग शॉट्स भी लॉन्च किए गए। साथ ही Su-24 बॉम्बर एयरक्राफ्ट से भी कुछ मिसाइल्स इस ब्रिटिश जहाज के रास्ते में गिराई गई। इसके तुरंत बाद ब्रिटिश नेवी के जहाज ने अपना रास्ता बदल लिया और वापस चला गया। रशिया की तरफ से ब्रिटिश गवर्नमेंट और दूसरे नेटो ग्रुप के देशों को खास तौर पर धमकी दी गई है कि दोबारा इस तरह से कोई नेवल जहाज उनके इलाके में आया तो वार्निंग शॉट्स फायर नहीं किए जाएंगे, बल्कि बड़ी मिसाइल से उस नेवल जहाज को उड़ा दिया जाएगा। अगला सवाल प्रिंस पांडे जी का है, जो पूछते हैं कि राफेल में इंडिया कोई अपनी मिसाइल लगा सकता है, जैसे अस्त्रा, ब्रह्मोस NG आदि। प्रिंस जी बिल्कुल लगा सकता है। भारत ने फ्रांस के साथ उसी तरह की डील की है जैसी डील सुखोई 30 MKI के लिए रशिया से की गई थी। यानी इसमें भारत अपनी पसंद के खुद के बनाए हुए मिसाइल्स और दूसरे हथियारों को लगा सकेगा। इनको इंटीग्रेट करने के लिए सोर्स कोड संबंधी सहायता फ्रांस को करनी ही पड़ेगी। अस्त्रा BVR मिसाइल की रेंज 110 किलोमीटर है, तो वहीं नई बनने वाली ड्यूल पल्स इंजन वाली अस्त्रा मार्क 2 की रेंज 160 से 180 किलोमीटर तक रहेगी। साथ ही अस्त्रा मार्क 3 जो मीटियोर मिसाइल की तरह डक्टेड थ्रोटेबल रैमजेट इंजन के साथ बनाई जा रही है, इसकी रेंज 300 किलोमीटर तक रहेगी। ब्रह्मोस का हल्का वेरिएंट यानी कि NG वेरिएंट 1500 किलोग्राम का रहेगा और यह 450 किलोमीटर दूर जाकर पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ दुश्मन के एसेट्स को डिस्ट्रॉय कर देगा। ये सभी मिसाइल्स राफेल में सही समय आने पर लगाई जाएगी, जब इनके सभी यूजर ट्रायल्स पूरे हो जाएंगे। वैसे इंडियन एयरफोर्स ब्रह्मोस को राफेल में लगाने के बारे में कम ही सोचेगी। इंडियन एयरफोर्स राफेल को एक एयर सुपीरियरिटी फ्रंट लाइन फाइटर जेट के तौर पर ले रही है। राफेल में 1500 किलोग्राम वजन की ब्रह्मोस NG जैसी मिसाइल्स को लगाकर इसकी परफॉर्मेंस को कम नहीं किया जाएगा। इंडियन एयरफोर्स चाहती है कि राफेल की मीटियोर जैसी लॉन्ग रेंज की BVR मिसाइल्स का इस्तेमाल करके दुश्मन के फाइटर जेट्स को डिस्ट्रॉय करने के रोल को राफेल निभाए। ब्रह्मोस को ले जाने का काम सुखोई 30 MKI का रहेगा। वैसे भी राफेल ही सभी काम करेगा, तो बाकी फाइटर जेट्स क्या करेंगे? दोस्तों ये थे आपके कुछ सवाल जिनके सटीक फैक्ट बेस्ड जवाब तलाशने के लिए मैंने जितना हो सका उतनी रिसर्च की। उम्मीद करता हूं आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।